वह हाथों में मेहंदी लगाए अपने सजना का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें बस दरवाजे की तरफ ही थी। उसे लग रहा था अब उसका साजन बारात लेकर आता ही होगा और फिर उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ लेकर जाएगा। बारात भी निकल चुकी थी। सभी लोग खुशी मूड में थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने शीला की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और आज शीला शीला आज फिर उदास मन से उस खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी सूनी आंखों से सड़क के दूसरी ओर निहार रही थी। चारों तरफ सिर्फ शांति ही छाई हुई थी। वह विधवा के लिबास में अपने मकान की खिड़की के पास खड़ी खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसके झोंके हल्के हल्के पानी की बौछार के साथ शीला के चेहरे पर पड़ रही थी। कभी कभी शीला का मन ठीक हो जाता था, लेकिन कभी कभी उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे थे। उसकी आंखों की पलकें एकदम से काली पड़ गई थी। बालों की सफेदी उसकी उम्र का संदेशा दे रही थी। देखते ही देखते रात गहराती जा रही थी और फिर तभी शीला के पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। वह झट से दरवाजे के पास गई और जाकर उसने दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसकी 20 साल की खूबसूरत और जवान बेटी पाखी खड़ी थी। वह पूरी तरह से भींगी हुई थी और उसके बालों से टप टप पानी की बूंदें टपक रही थी, जो कि बार बार उसके चेहरे पर भी आ रही थी। शीला पाखी को कुछ न कह रही थी, सिर्फ उसे बड़ी बड़ी आंखों से निहार रही थी। पाखी के चेहरे पर मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर माँ को यूं देखने के बाद पाखी कहने लगी, ऐसा क्यों देख रही हो माँ? पाखी अपनी माँ को अपनी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए देखकर साहस करके बोली। अभी उसकी बातें खत्म ही हुई थी कि शीला का हाथ हवा में लहराया और फिर चटाक से उसके गालों पर पड़ा। कलमुही, नागिन, करमचली, इतनी रात को घर वापस आती है और मुझसे जवान लड़ाती है। बोल कहाँ गई थी? किसके साथ रंगरेलियां मना रही थी? शीला अपने आपे से बाहर हो चुकी थी और बस लगातार पाखी से सवाल किए जा रही थी। पाखी की कोमल गालों पर लाल लाल उंगलियों के निशान साफ झलक रहे थे। फिर शीला बोली, तूने मेरे सारे सपने, सारे अरमानों का गला घोट दिया। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन तूने मुझे यह सिला दिया। इतनी रात को कौन जवान लड़की घर आती है, और वह भी इस बरसाती तूफानी रात में? वह माँ, अमित। अच्छा, तो उसके पास गई थी। वही अमित ना, जो तेरे साथ पढ़ता है और तेरा दोस्त है। तू यही कहना चाहती है ना कि तू उससे प्यार करती है, लेकिन तुझे नहीं पता। यह कहते कहते शीला चुप हो गई। पाखी समझ गई कि उसे अब माँ को सभी कुछ बताना पड़ेगा। वह बोली, माँ, मैं। इतना कहकर पाखी चुप हो गई। बोल मुझे, तो चुप क्यों हो गई? आज तुझे सभी कुछ सच सच बताना पड़ेगा। बोलती क्यों नहीं? क्या सच है जो मैं कह रही हूँ? मेरी बातों का जवाब दो। इस बार पाखी चिल्लाकर कहने लगी, हाँ माँ, मैं अमित से प्यार करती हूँ और अब मैं उसके बच्चे की। यह कहते कहते पाखी की बात गले में ही अटक गई और वह चुप हो गई। नासपीटी, कर्मचली, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि तू इस तरह से मेरे सपनों का गला घोट देगी। मैं तो बहुत बड़ी मूर्ख थी जो मैंने तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ बदनामी। शीला की आंखें आंसुओं से भीग। वाह बेटी, मेरी प्यार, मेरी तपस्या का तूने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा पुरस्कार दिया। वैसे भी गलती तेरी नहीं है, मैं ही अभागिन बनी रही। काश जब तू पैदा हुई थी उसी वक्त मैं तेरा गला घोट देती, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते। यह कहकर शीला
जोर जोर से रोने लगती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर पाखी किसी अपराधी की तरह चुपचाप से खड़ी रहती है। वो कुछ न बोल पा रही थी, सिर्फ इतना ही कह रही थी, माँ मुझे माफ कर दो। यदि तूने मुझे माफ नहीं किया तो मैं आज अपना प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर पाखी अपनी माँ की आंखों से बहस रहे आंसुओं को पोंछने लगी। नहीं, ऐसा मत कर, मैं तेरा हक दिलाऊंगी बेटी। मैं तेरी माँ हूँ और मुझे खुशी है तूने समय पर मुझे सारी सच्चाई बता दी। यह बात सुनते ही पाखी अपनी माँ से लिपटकर उसके आंचल में अपना चेहरा छुपा लेती है और फिर काफी देर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोनों माँ बेटी कमरे में चले जाते हैं तो शीला पाखी से कहने लगती है, बेटी आज तुझे मैं अपने जीवन की सारी सच्चाई बताऊंगी। बेटी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। मेरी शादी होती उससे पहले ही मेरी खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर लग गई और मैं बस कुंवारी माँ बनकर रह गई। असल में बेटी, जब से मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता सताई जा रही थी, जैसे कि हर माँ को अपनी बेटी को लेकर होती है। मेरी शादी मनोज नाम के लड़के से तय हो चुकी थी और यह सब परिवार की रजामंदी से ही हुई थी। मैं इस शादी को लेकर बहुत ही खुश थी, लेकिन अभी मेरी शादी को कुछ महीने बचे थे और उससे पहले मेरी और मनोज की सगाई हो चुकी थी। सगाई होने के बाद मैं मनोज से अक्सर मिला करती थी और फिर न जाने कब मैंने शादी से पहले ही अपने आप को पूरी तरह से मनोज के हवाले कर दिया और शादी से पहले ही मैं पेट से हो गई। मेरी माँ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। हर वक्त बस रोती ही रहती थी और उन्हें इस बात का इतना गहरा सदमा लगा कि वो मुझे रोता बिलखता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद मेरी शादी की तैयारियां मेरे पड़ोस वालों ने मिलकर की और फिर जिस दिन मनोज की बारात लेकर मुझसे शादी करने के लिए आ रहा था, उसी दिन वह रास्ते में घोड़े पर से गिर पड़ा, जिस कारण उसे गहरी चोट लगी और फिर उसकी मौत हो गई। मनोज की मां ने मुझे इतना अपमानित किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मनोज की मां मुझे कहने लगी कि लड़की नागिन है जिसने जन्म लेते ही अपने पिता को डस लिया। फिर जिस माँ ने अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा किया, उस माँ को भी इस कलंकनी ने डस लिया। यह तो किसी के घर की बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। इसने मेरे बेटे को भी डस लिया। मैं उस दिन बहुत ही रोई थी। मेरा कलेजा दर्द से कहरा उठा और मेरी आत्मा चित्कार करने लगी थी। ईश्वर से मैं अपनी मौत की भीख मांगने लगी, पर वह तो पत्थर की मूर्ति थे। मुख बने मुझे बस घूरते रहे, जिसका अर्थ यही था कि बेटी जियो, अपने लिए नहीं तो अपने होने वाले संतान के लिए जियो। उसे मत मारो, उसने कोई गुनाह नहीं किया है और यह जीवन है जिसमें कि संघर्ष करना ही पड़ता है। मैं पत्थर की मूर्ति की भाषा समझकर वहां से निकल पड़ी और अकेले ही भटकती रही। फिर कुछ महीनों बाद मैंने तुम्हें सरकारी अस्पताल में जन्म दिया और 1 महीने अस्पताल में ही रही। फिर मैं दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करने लगी और तुम्हारा पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद मैंने अपना पुराना मकान भी बेच दिया जिसमें कि मेरा बचपन बीता था। मैं वह मकान बिल्कुल नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन समाज के लोगों ने मुझे कुंवारी माँ कह कहकर इतने ताने दिए कि मेरा जीना ही मुश्किल हो गया। फिर वह घर बेचकर मैं तुझे लेकर दूसरे शहर चली आई। मैंने अपनी माँ में कभी भी चुटकी भर सिंदूर ना भरी, बल्कि जिंदगी भर कुंवारी माँ बनकर रह गई। मैंने अपना पूरा जीवन सिर्फ तुझ पर समर्पित कर दिया। लेकिन बेटी, अब मैं जिम्मेदारियां निभाते निभाते बहुत ही थक गई हूँ। आखिर तुझे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार तो अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन तूने इस बारे में पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। परंतु अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं जल्द से जल्द तुझे दुल्हन बनते हुए देखना चाहती हूँ और तेरे हाथ पीले करना चाहती हूँ, ताकि मेरा अंतिम संकल्प भी पूरा हो जाए। बस भी करो माँ,
मेरा हृदय न जाने कैसे कैसे तूफानों से लड़खड़ा रहा है। माँ, मुझसे अब और कुछ भी सुना नहीं जाता है। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। माँ, तुम्हारे आंसू ने मेरे मन को दुखित कर दिया है। माँ, तू सच में महान है। तू समाज से जीवन भर सिर्फ मेरे लिए संघर्ष करती रही। माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि तेरी इस बेटी के ऊपर कभी भी कोई बदनामी नहीं आएगी। तेरी यह बेटी इज्जत की जिंदगी जिएगी, जैसे कि पाखी ने मन ही मन में किसी चीज का संकल्प लिया हो। शीला को तो बस अपनी बेटी से यही आशा थी। फिर शीला ने आकाश की ओर दृष्टि डाली। बारिश अब थम चुकी थी और साथ ही साथ तूफान भी थम चुका था। आधी रात भी बीत चुकी थी। बेटी, क्या है माँ? अब सो जाओ, रात आधी हो गई है। अच्छा माँ, कहते हुए पाखी अपने बिस्तर की ओर बढ़ गई। अब माँ बेटी दोनों अपने अपने बिस्तर पर आकर लेट गए, परंतु दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी और दोनों सिर्फ करवटें बदल रहे थे। दोनों की आंखों में कल्पनाएं आंसू बनकर उमड़ घुमड़ कर रही थी। फिर दूसरे दिन पाखी अमित से मिलने के लिए गई तो अमित ने जैसे ही पाखी की आंखों में देखा, उससे पूछा, तुम्हारी आंखों में यह कैसी लालिमा है? क्या आज रात तुम सोई नहीं? अमित ने पाखी की आंखों में झांकते हुए कहा था, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाखी ने सच्चाई छुपाते हुए कहा, मैं तो रात में आराम से सोती रही हूँ। मैं तो ऐसे ही कह रहा था क्योंकि तुम्हारी आंखें एकदम से निरस्त लग रही है। खैर, ऐसी बातों को छोड़ो। यह बताओ, रात में माँ नाराज तो नहीं हुई? कल रात भर मैं सोचता रहा कि कहीं तुम्हारी माँ नाराज ना हो। अमित, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्यार को किसी की नजर लग जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमारी कल्पनाओं के इस शीश महल को कोई पत्थर से तोड़ ना दे। कहीं कोई ऐसा तूफान ना आ जाए जिससे कि मेरे सारे सपने बिखर जाए। पाखी उदास होकर यह सब बातें अमित को कह रही थी। फिर अमित ने अपने दोनों हाथों को पाखी के कंधों पर रख दिया और कहा, नहीं पाखी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें वचन दिया है, चाहे जितनी आंधी तूफान हमारे मोहब्बत के धागों को तोड़ने का संकल्प कर ले, परंतु हमारा यह जो प्यार है वह कभी भी नहीं टूटेगा। और अब मैं जल्द ही तुम्हारे मन से इस डर को निकाल कर रहूंगा। हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। यह बात सुनकर पाखी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच अमित, क्या अब हम जल्द ही शादी करेंगे? हाँ पाखी, बहुत ही जल्द। समाज के सामने तुम मेरी दुल्हन बनोगी। इस बार पाखी अमित के सीने से जा लगी और फिर कहने लगी, ठीक है अमित, अब मैं घर चलती हूँ क्योंकि हम दोनों को कॉलेज से निकले हुए पूरे 1 घंटा हो गया है। इस पार्क में जब तक मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मुझे घर का ध्यान ही नहीं रहता है। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी, उन्हें भी जाकर यह खुशखबरी सुनानी है। पाखी उठकर जाने लगी। तभी अमित ने पाखी का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं पाखी, आज घर तुम अकेले नहीं जाओगी, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन इस रूप में नहीं, बल्कि आज हम दोनों पति पत्नी बनकर माँ से अपने नए जीवन का आशीर्वाद लेने जाएंगे। अमित के मुंह से यह सब सुनकर इस बार पाखी उससे अपना हाथ छुड़ाने का साहस न कर पाई। दोनों के कदम दुर्गा मंदिर की तरफ चल पड़े। आज अमित और पाखी अपने आप को दुनिया के सबसे सुखी इंसान समझ रहे थे। दोनों ने शादी कर ली थी और दोनों हद से ज्यादा खुश थे। अब खुशी खुशी दोनों माँ का आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़े। घर आने पर पाखी ने देखा कमरे का दरवाजा माँ ने अंदर से बंद कर रखा था। यह सोचकर उसने माँ को आवाज दी और जैसे ही दरवाजे को स्पर्श किया, दरवाजा अपने आप खुलते चला गया। अब पाखी सोचने लगी, क्या उसे इस दुल्हन के रूप में कमरे के अंदर प्रवेश करना चाहिए या थोड़ा रुककर माँ का इंतजार करना चाहिए। फिर वह थोड़ी देर माँ का इंतजार करने लगी कि माँ कमरे से बाहर निकलेगी। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब माँ कमरे से बाहर ना निकली तो पाखी अमित का हाथ थामे हुए
माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। माँ चारपाई पर बैठे बस पाखी को निहार रही थी। पाखी बोली, माँ देखो, आज मैंने अमित से प्रेम विवाह कर लिया है। माँ, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। देखो, तुम्हारी बेटी दुल्हन बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। पाखी आवेश में आकर यह सब कहते चली गई। अब अमित से भी ना रहा गया। वह भी कहने लगा, माँ, हम दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। इतना कहते हुए अमित माँ के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए झुक गया और उनके पैरों को स्पर्श करने लगा। लेकिन यह क्या, स्पर्श करते ही विधवा माँ का झरझर शरीर पलंग पर ही लेट गया। यह देखकर पाखी के मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसे क्या मालूम था कि माँ आज उसे इस रूप में नहीं देख पाएगी। माँ की सुनी सुनी आंखें निर्जीव होकर ना मालूम आशीर्वाद दे रही थी या फिर ना मालूम अपनी बेटी की खुशियों का मातम बना रही थी। पाखी की आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो बस यही सोचने को लगी थी कि माँ को मेरा यह गृह प्रवेश अच्छा नहीं लगा, इसलिए माँ ने अपने आप को निर्जीव में बदलकर उसके सुहाग का स्वागत किया। ईश्वर ने उसके विवाह का मजाक उड़ाया है। यही सब सोच सोचकर पाखी फपक फपक कर रो पड़ी और अमित दोनों हाथों से उसके आंसू को पोंछने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।